दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ के बाद में दूसरी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। तो देखिए दोस्तों, जहां तक इस संस्था के इतिहास की बात है ना, तो विश्व बैंक का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में बिल्कुल आईएमएफ के साथ यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने युद्ध के बाद की जितने भी आर्थिक व्यवस्था थी ना, इसको स्थिर करने और भविष्य के आर्थिक संकटों को रोकने के लिए एक नई वैश्विक वित्तीय प्रणाली बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका एक हिस्सा था आपका आईएमएफ और दूसरा हिस्सा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। यहाँ पे दो शब्द है, एक है पुनर्निर्माण, एक है आपका विकास। ठीक है दोस्तों, तो इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, दैट इज ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि दो संस्थाओं का जन्म होता है, आईएमएफ और आपका कौन कौन सा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले के लेक्चर में कि आईएमएफ का उद्देश्य क्या था। आईएमएफ का उद्देश्य था जो मुद्रा की जो विनिमय दर है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है आपका मनी का, इसको क्या करना, इसको स्थिर करना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या करना, आपका बढ़ावा देना। दो बातें, भाई मुद्रा स्थिर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। ओके, दिस वाज द प्राइमरी टास्क ऑफ द आईएमएफ जो बना था उस समय, राइट। बट उस समय जो उसके साथ अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक बना, उसका उद्देश्य क्या था मालूम? उसका उद्देश्य था कि ये जो आपका युद्ध से तबाह हुए जितने भी देश हैं, इन सबका हमको क्या करना है, पुनर्निर्माण करना है और विकास के लिए इनको पैसा, दैट इज वित्तीय सहायता क्या करना है, प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी उद्देश्य के साथ में जो वर्ल्ड बैंक है, यानी कि जो विश्व बैंक है, इसकी भी स्थापना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं मोटे तौर पर, हमको आंसर लिखना होगा कि विश्व बैंक का गठन इस मान्यता पर आधारित था कि आर्थिक विकास और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा, ये कि जितने भी कमजोर देश हैं वो कभी भी ना इस युद्ध के बाद तबाह हुई अपनी इकोनॉमी से उबर ही नहीं पाएंगे। तो इनको बहुत ज्यादा जरूरी है तुरंत आपका मेडिसिन देना, ताकि ये क्या करे, धीरे धीरे आपका विकास करना शुरू करे। और यहाँ पर मेरा अर्थ सिर्फ और सिर्फ आपका विकासशील और गरीब देशों से नहीं है, विकसित देश भी इससे प्रभावित हुए थे। बट सभी ने इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी ली और एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने का प्रयास किया जो सभी की हेल्प करने के लिए कारगर साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के विश्व बैंक समूह में 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, हम तो चर्चा करेंगे, जो कि याद रखते हैं, जो कि विकासशील देशों को, यहाँ पे वर्ड एकदम ध्यान रखिएगा ना, विकासशील देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। अब ये तकनीकी सहायता किस किस प्रकार की होती है चर्चा करेंगे, बट हाँ बहरहाल आपको ये जान लेना चाहिए कि टिल नाउ यानी कि 2024 में जो विश्व बैंक है इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर है आपका 189, वेयरएज इन केस ऑफ द आईएमएफ वी हैव सीन कि वहां पर कितने मेंबर थे, 190 मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपका विश्व बैंक के इतिहास की बात। अब आइए बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। ठीक है, तो देखिए, चूंकि आपका जो विश्व बैंक है इसका निर्माण आईएमएफ के साथ हुआ था बट दूसरे उद्देश्यों के साथ में, तो इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य आप कह सकते हैं कि विश्व में जो गरीबी है ना उसको कम करना। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी को कम करना वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एम और यू कैन से उद्देश्य ऑफ द वर्ल्ड बैंक। क्योंकि देखिए, विश्व बैंक का जितना भी आपका काम है उस सब में महत्वपूर्ण काम यही है। क्यों बताओ? क्योंकि विश्व बैंक ना क्या प्रदान करती है, ये प्रदान करती है गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों को क्या, ऋण। ठीक, ऋण के साथ में ही क्या देता है, आपका अनुदान यानी कि ग्रांट। ठीक है, और इन सब के साथ क्या प्रदान करता है, तो इन सब के साथ में इस वर्ड को आप हमेशा मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, वो है आपका तकनीकी सहायता यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तकनीकी की स्पेलिंग गलत है, ये बड़ी की मात्रा। ठीक है, तकनीकी सहायता, राइट। तो ये करता है इसको विकासशील देशों को, क्यों? ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित कर पाए और उनके यहाँ जो लोगों के रहने का जो जीवन स्तर है उसमें क्या कर सके, आपका सुधार कर सके। तो दिस इज द प्राइमरी और यू कैन सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम और उद्देश्य ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड उद्देश्य क्या है? सेकंड उद्देश्य दोस्तों आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो क्या होगा, हमने पहले क्या किया,
जो लोग आपका गरीब हैं पहले उनके जेब में पैसे डाले, उनको क्या किया, उन गरीबी दूर किया। अब हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आर्थिक विकास को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे होगा, देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास से आपका बढ़ावा देने का मतलब क्या है। विश्व बैंक क्या करता है ना, देशों को आर्थिक विकास बढ़ावा देने के लिए उनके जो बुनियादी ढांचे हैं, यानी कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग बुनियादी ढांचे को समझते हो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए एक अंग्रेजी शब्द, इसका मतलब होता है सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया, जितने भी आपका बेसिक चीजें होती हैं आपका इकोनॉमी को बहुत तेजी से आपको बढ़ाने के लिए, उस बुनियादी स्ट्रक्चर के लिए क्या करता है आपका जो वर्ल्ड बैंक है ना, लोन देता है। इन सब के अलावा जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, है ना, इन सब में आपका निवेश करके आपका विश्व बैंक क्या करता है, आर्थिक विकास को विशेष रूप से बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट मैंने क्या बताया। सबसे पहले हमने गरीबी को कम किया, गरीबी कम करने के बाद हमने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। बढ़ावा कैसे देंगे, बुनियादी ढांचे दैट इज शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं उन सब में निवेश करते हुए क्या करेगा, आर्थिक विकास को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। राइट, अब इसके बाद देखो हमने क्या किया, गरीबी कम कर दी। गरीबी कम करने के बाद में हमने आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास कर लिया। अब हमको चाहिए एक स्थिरता, यानी कि एक सस्टेनेबिलिटी। राइट, तो आर्थिक स्थिरता की हम बढ़ेंगे। तो ये कैसे आपका सुनिश्चित करता है विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, आर्थिक आपका स्थिरता को प्रदान करने के लिए विश्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये उन देशों को उनकी क्या आर्थिक नीतियों को विकसित करने और लागू करने में मदद करता है। आर्थिक स्थिरता कैसे आएगी, जब उस देश की क्या होगी, आर्थिक नीतियां बहुत सही तरीके से बनेंगी, और न सिर्फ बनेगी बल्कि क्या होगी, सही तरीके से इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हुए। ठीक है, तो ये दोनों काम करने में, यानी कि देशों को उनकी आर्थिक नीतियों को विकसित करता है और उनको लागू करने में मदद करता है कौन, आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है ना, इन सब के अलावा ये और क्या करता है, तो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जब भी किसी देश में मान लो आर्थिक संकट आने वाला होता है या आर्थिक संकट के आने की संभावना होती है, तो उसको रोकने और उसका जवाब देने में क्या करता है, आपका सहायता करता है। ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा, कई देश प्रयास कर रहे होते हैं और प्रयास करने के बाद भी उनको वांछित परिणाम नहीं मिल रहे होते हैं, तो उस केस में भी आपका आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए हेल्प करता है कौन, आपका विश्व बैंक। देखिए दोस्तों, 3 ही वर्ड हैं। पहला क्या किया हमने, गरीबी को कम कर दिया, गरीबी कम करके उनका आर्थिक विकास किया। विकास कैसे करेंगे, जितने भी सुख सुविधाएं हैं आपका, सुख सुविधा मतलब हाँ आपस में जोड़ के आपका देख रहे हैं ना। मान लो किसी गरीब को आपका ऊपर लेके आ रहा है, क्या करूँगा, पहले से कुछ पैसा देंगे अपन, पैसा दिया तो क्या हुआ, उनके जेब में कुछ पैसे वो खर्च करने की स्थिति में है। अब मुझे क्या करना है, उसको सड़क में चलना है, उसको आपका खाना खाना है, उसको अपना पढ़ाई करने के लिए रात को बिजली, आपका एक बल्ब चाहिए, है ना, आपका बिजली भी सस्ती चाहिए उसको। हम क्या करते हैं, वहाँ पे सब्सिडाइज करना शुरू कर देते हैं, हमको सस्ती चीज़ें आपका अवेलेबल कराना शुरू कर देते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पहले हमने उसको पैसा दिया, उसके बाद उसको फैसिलिटीज़ दे दी। अब क्या करेंगे, अब उसको हम बताएंगे तरीके, उसकी काउंसलिंग करेंगे, बेटा ये कर लो, ये करिए अच्छा है, ये करिए अच्छा है, तो क्या होगा, वो सही तरीके से डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता है ना, सिमिलरली कोई देश भी आपका इस तरीके से कई बार बदल जाता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उसको देता है पैसा, फिर उसको दिखाएगा कि भाई ये आपका फैसिलिटी रख लो, आप ये काम क्या लो, अपने यहाँ सड़क बना लो, अपने यहाँ हॉस्पिटल बना लो, अपने यहाँ आपका एजुकेशन सेंटर बना लो। हाँ, उसके लिए आपको ग्रांट देते हैं, ऋण देते हैं। ऋण मतलब कैसा होता है मालूम, 1% आधा % की आपका ब्याज दर पे आपको 100 साल के लिए आपका क्या करता है, विश्व बैंक लोन दे देता है। उसको पता है कि शायद उसका लोन कभी वापस आएगी ना, बट उसका जो लोन देने के पीछे का मकसद पैसे कमाना नहीं है, उसके लोन देने के पीछे का मकसद है आपका किसी भी आपका विकासशील या गरीब देश की विकास में क्या करना, भागीदार बनना है, ताकि वो क्या करे, आपका गरीबी से ऊपर उठ जाए। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके से आपके ये 3 प्राइमरी उद्देश्य हैं विश्व बैंक के, जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्य। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक दुनिया भर में गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस क्रम में यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने बताया, तकनीकी सहायता और नीति सलाह प्रदान करके ऐसा करता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया सॉरी, किसी भी विकासशील आपका देश को क्या करता है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ना, ये प्रोवाइड करता है दोस्तों वित्तीय सहायता। ठीक है, वित्तीय सहायता। दूसरा क्या करता है, आपका टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि
तकनीकी सहायता, क्लियर। और उसके बाद में क्या करता है, वो देता है आपका नीति सलाह, राइट। तो ये 3 काम करके आपका जो विश्व बैंक है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है जब भी हम बात करते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अब इस क्रम में यानी कि वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और नीति सलाह के क्रम में पहला प्रमुख कार्य क्या हो जाता है आपका वर्ल्ड बैंक का, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है गरीबी को कम करना। गरीबी को कैसे करेंगे, किसी को ऋण प्रदान करके, ठीक है ना, लोन देके। तो ऋण प्रदान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसका, विश्व बैंक का, ठीक है। तो विश्व बैंक क्या करता है, विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है, जिसमें आपका रियायती ऋण भी होते हैं, आपका ऋण गारंटी भी होती है और आपका वित्तीय सहायता भी शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो पहला पार्ट हो गया ऋण सहायता। अब देखो, मैंने वो कहा था तकनीकी सहायता। तो तकनीकी सहायता प्रदान करने का मतलब क्या होता है, तकनीकी सहायता प्रदान करने का मतलब होता है कि विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, या बुनियादी ढांचा हो गया, इन सब के संबंध में भी क्या करता है विश्व बैंक सलाह देता है। तो मैंने क्या कह लिया, तकनीकी सहायता कहाँ कहाँ मिलेगी किसी विकासशील देश को, उसको मिलेगी तकनीकी सहायता शिक्षा के क्षेत्र में, उसको मिलेगी तकनीकी सहायता कौन से क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और क्या मैंने कहा, कृषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ में एक वर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आपका बुनियादी ढांचा। देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरे पास ये कीवर्ड्स ही होते हैं, बाकी सब मेरे दिमाग में है, बट जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आप मेरे साथ अगर लिख लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ एप्लीकेशन में जो PDF आप मानते हैं ना, वो PDF ये जो ब्लू से या ब्लैक से लिखा हुआ है ना, वही बस होता है, और जो मेरे एनोटेशन का ना, ये सेव नहीं हो पाते हैं, राइट। तो आप लोग ना इसको ध्यान में रखा करें, और जब भी आपको ये ना मिले, कुछ समझ में ना आए, तो वीडियो को आप जाके तुरंत देख लिया करें, है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तकनीकी सहायता। फिर उसके बाद मैंने तीसरा पार्ट क्या बताया था आपको, नीति सलाह। तो नीति सलाह कैसे प्रदान करता है, देखिए दोस्तों, ये आपका क्या करेगा ना वर्ल्ड बैंक, कि जितने भी विकासशील देश हैं उनको उनकी आर्थिक नीतियों को विकसित करने और लागू करने में क्या क्या, जितनी भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको क्या करने, उसको विकसित करने, और क्या करने, विकसित करने के बाद में भाई बिना लागू किए काम बनेगा क्या, नहीं, लागू करने में क्या करता है दोस्तों, सलाह देता है। तो नीति सलाह मतलब किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने और उसको लागू करने के संबंध में क्या करता है, सलाह प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के अलावा कोई रोल हो सकता है क्या, देखिए दोस्तों, ये 3 तो बहुत ही इजी पॉइंट थे जो हमको एकदम इजीली याद रखते हैं। भाई तकनीकी सलाह है, नीति सलाह है, और आपका पैसा देने वाला काम है ऋण सलाह। इसके अलावा अब देखिए, जैसे ना कई ऐसे आपका मुद्दे होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर ना हमको ना एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। ये काम विकासशील और जो गरीब देश हैं नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास संसाधनों की हमेशा से कमी होती है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं विकसित देश। बट क्या वो, अगर विकसित देशों की तरफ पर ऐसा कोई अनुसंधान हो, ऐसा कोई विश्लेषण हो, और उसे विश्व बैंक जैसी कोई संस्था करे, और करने के बाद में उसके जितने भी रिकमेंडेशन है, यानी कि जितने भी अनुशंसाएं हैं, उसको उन विकासशील देशों को उपलब्ध करा दे, तो इससे क्या होगा, फायदा हो जाएगा आपका विकासशील देशों का और गरीब देशों का। तो अभी जो महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, वो क्या है, अनुसंधान और विश्लेषण, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है। तो विश्व बैंक क्या करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और विश्लेषण करता है। अगर दोस्तों आप जाएंगे ना आपका वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर, तो आपको दिखेगा हर एक देश का वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। हर एक देश का वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक एनालिसिस करके रखा हुआ है। मैंने बताया था कितने मेंबर है, 189 मेंबर्स हैं। तो 189 मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल रही है कहाँ पर, विश्व बैंक की उस वेबसाइट पर, क्लियर। तो ये होता है आपका अनुसंधान और विश्लेषण का मतलब। तो देखो 3 पार्ट बड़ा इजी था, यहाँ से मैंने लिया आपका ऋण देना, तकनीकी सहायता, नीति सलाह। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दोस्तों, अनुसंधान और विश्लेषण। इन सबके अलावा वही वाला काम जो IMF कर रहा था गुरुजी वाला, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट इज क्षमता निर्माण, ठीक है। तो क्षमता निर्माण के तहत विश्व बैंक क्या करता है, विकासशील देशों को अपनी नीतियां बनाने में और लागू करने की क्षमता को क्या करता है, मजबूत करने में सहायता करता है। मतलब किस तरीके से कोई देश अपने देश के लिए बहुत बढ़िया नीति बना सकता है और उसको लागू कर सकता है, और ऐसा करने में अगर कोई देश कहीं भी किसी भी तरीके से कमजोर हो रहा है ना, तो उसको सक्षम बनाने में आपका हेल्प करता है कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। अच्छा,
तो ये हो गया किसके बाद, वर्ल्ड बैंक के हमने देख लिया आपका कार्य और हमने देख लिया उसके उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड समूह, विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैंने आपको बताया ना कि जो आज का जो वर्ल्ड बैंक है ये 5 प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो 5 संस्थाएं हैं विश्व बैंक समूह की क्या करती हैं, ये दुनिया भर में गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये सभी संस्थान क्या करते हैं, विश्व बैंक का आपस में मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण करते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही 1944 वाला, क्या नाम था उसका, उसका नाम था IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD। हिंदी में क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, ये पहला हिस्सा होता है विश्व बैंक समूह का। मैंने कितने बताए थे, 5 में से पहला हो गया IBRD। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, कब बना, मैं आपको बताऊंगा, याद ही करना बस। पहला क्या था IBRD, दूसरा क्या हो गया IFC। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है दोस्तों ICSID। ICSID का मतलब क्या होता है सॉरी, ICSID का मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कि होता क्या इसका मतलब, पहले फुल फॉर्म जानेंगे क्या, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। एक होता है मीगा, मीगा मतलब मीगा का मतलब होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है ना, ये भी क्या करती है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुल मिला के सीधा सीधा समझिएगा, IFC मतलब जितने भी आपका प्राइवेट जो आपका क्या बोलना चाहिए पार्टीज होती है किसी भी देश के विकास के संबंध में, मान लो कोई अमीर व्यक्ति किसी देश में आपका विकास संबंधी किसी परियोजना में पैसा लगाना चाहता है। ठीक है, तो उस निवेशक को सुरक्षा कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, IFC से। ठीक है, मान लो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया किसी भी आपका इन्वेस्टमेंट के संबंध में, वो कहाँ सेटल होगा, यहाँ सेटल होगा। ठीक है, किसी ने मान लो किसी निवेशक ने इन्वेस्टमेंट किया है बट उस देश की जो राजनीतिक हालात है वो सही नहीं है, लेट से पाकिस्तान, लेट से श्रीलंका, बट किसी इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया है वर्ल्ड बैंक के कहने पे, तो उसको कौन गारंटी देगा, ये वाली एजेंसी। इस तरीके से इनका काम बटा हुआ है। ठीक है, और एक IDA तो आपको पता ही है, इसको विश्व की आपका लोन की खिड़की भी बोलते हैं। IDA बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका 5 ग्रुप है इन सबको मिला के बनता है हमारा विश्व बैंक समूह। तो हम क्या करेंगे ना, इन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले क्या, IBRD की जो स्थापना है ये हुई कब, ये हुई आपका 1944। ठीक है, हमको पता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद में जो संस्था बनी उसका नाम क्या था, IBRD था। ठीक है, तो ये करता क्या है, IBRD मध्यम आय वाले देशों और कुछ क्रेडिट योग्य कम आय वाले देशों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। मैंने क्या कहा, दो यहाँ पे कैटेगरी, एक तो जो आपका मध्यम आय वाले देश हैं यानी कि जिनकी आय कम है, और कुछ ऐसे देश भी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई उनकी आय वाले कम है बट वो किसके योग्य हैं, क्रेडिट योग्य है, मतलब उनको अगर पैसा दोगे तो वापस लौटा देंगे, इस बात की संभावना अधिक है। तो ऐसे देशों को जो IBRD है वो क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, इस ऋण का उपयोग वो देश कैसे करते हैं, इस ऋण का उपयोग ये जो मध्यम आय और क्रेडिट योग्य जो आपका देश होते हैं ना, ये इसका उपयोग करते हैं अपने बुनियादी ढांचे यानी कि अगेन शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और जितने भी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं यहाँ पे आपका करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये जो धन है IBRD के पास कहाँ से आता है, भाई पैसा अगर देना है IBRD को, इसके बाद तो कहीं से आएगा, तो बाजार से धन को लुटा लेता है और ऋण पर जो भी ये ऋण देता है ना उस पर ब्याज वसूलता है, कौन, IBRD। क्लियर हो दोस्तों, ये हो गया आपका IBRD। तो IBRD मान लो आपको अलग से 2 नंबर का 4 नंबर का पूछा, तो आप वहाँ पे ना इतनी बातों का मेंशन करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा 4 नंबर का भी। ठीक, अच्छा, IBRD के बाद में नेक्स्ट नंबर किसका है, IFC, F फॉर 56, तो 1956 IFC। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये विकासशील देशों में जो निजी कंपनियां होती है ना, उन निजी कंपनियों को ऋण, इक्विटी और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, ऐसा करके इसका लक्ष्य ये होता है कि वो क्या करे, उस देश में क्या करे, सृजन करे किसका, रोजगार का। तो ऐसा करके वो रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और गरीबी को
कम करने के क्या करता है, आपका प्रयास करता है। तो रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने का क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है IFC। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने यही आपको बताई, ये बातें यहाँ पे आपका लिखी हुई है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर तेज होता है ना, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं समझा दूँ तो इससे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज ICSID। ICSID क्या, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये संस्था बनती है दोस्तों 1966 में, 1966 में, और इसके नाम से ही क्लियर है क्या करता है, ये निवेशकों और सरकारों के बीच, कौन कौन, दो पार्टी यहाँ पे ना, एक तो इन्वेस्टर यानी कि निवेशक, मान लो आप इन्वेस्टर हो, पाकिस्तान में निवेश करने के लिए गए हो, और देश की सरकार, ठीक, तो निवेशकों और सरकार के बीच कोई भी अगर विवाद होता है ना, तो उस विवाद को सुलझाने में मदद करता है कौन, आपका ICSID। ठीक है, अभी ऐसा कैसे करेगा, ये ऐसा मध्यस्थता के माध्यम से, या सुलह के माध्यम से, या ऐसे किसी भी आपका अल्टरनेटिव आपका डिस्प्यूट, आपका रिड्रेसल कोई मैकेनिज्म होता है, उसके माध्यम से ऐसा कर लेता है। उसका ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और आपका अनुकूल क्या करना चाहिए, एक एनवायरनमेंट बने, ताकि कोई किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपका इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने से आपका कतराए में। भाई देखो ना, मान लो अमेरिका, हम सबको पता है कि वो एक विकसित देश है, ठीक है, तो अमेरिका में मान लो अमेरिकन के पास पैसे हैं, अब उनको भी इन्वेस्ट करना है, मगर उस देश में जहाँ उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर वहाँ के राजनीतिक हालात ही आपके खतरों से भरे हुए हैं, तो कोई भी निवेशक वहाँ पे अपने पैसे क्या बर्बाद करने के लिए थोड़ा डालेगा। कोई भी निवेश करता है पैसा कमाने के लिए, तो उसको इस बात की निश्चितता प्रदान करने के लिए एक समूह है, उसको कहते हैं दोस्तों ICSID। ठीक है, तो निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाना, ये आपका प्रयास होता है किसका, ICSID का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों मीगा। मीगा मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये बनी थी आपका 1988 को। कब बनी थी, 1988 में। तो ये क्या करती है, ये आपका विदेशी निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों से बचाती है। ठीक है, और राजनीतिक जोखिम से मतलब क्या है, किसी पॉलिटिकल आपका जो रिस्क है उसका मतलब क्या होता है, मान लो कहीं आपका हिंसा होगी, पॉलिटिकल किसी भी कारण से आपका दो पार्टियों के बीच में आपका झड़प हो गई, हिंसा हो गई पूरे देश में। ठीक है, मान लो युद्ध हो गया, ठीक है, या मान लो रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति कहीं पर हो गई, ठीक है, या मान लो मुद्रा की परिवर्तनीयता ये भी चलो एक टेक्निकल टर्म होगा, इसको छोड़ दो अभी आप 3 वर्ड पकड़ो, क्या, राजनीतिक हिंसा हो गई, युद्ध हो गया, क्रांति हो गया। तो इनसे होने वाले किसी भी नुकसान के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है कौन दोस्तों, आपका मीगा। ठीक है, तो विदेशी निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों से, जिसमें शामिल है हिंसा, युद्ध और क्रांति, इन सबके संबंध में आपका गारंटी प्रदान करने का काम करता है कौन, मीगा। ठीक है, अच्छा, मीगा की जो गारंटी है कि निवेशकों को विकासशील देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि ऐसा नहीं करेगा तो कोई भी देश आपका किसी भी देश में आपका निवेश नहीं करने वाला। लास्ट क्या है, IDA यहाँ पे मैंने लास्ट से बताया, बट याद रखिएगा ये बनता है 1960। ठीक है, 1960 में। तो ये दुनिया की सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करने का काम है जिसका, IDA का। ठीक है, तो ये IDA और जो IBRD है, इन दो को मिला के ही बन जाता है आपका विश्व बैंक। ठीक है, और समूह बोलेगा तो इन पांचों का नाम आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है IDA, मैंने बताया ना, दुनिया के सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करता है IDA। तो यह ऐसा कैसे करता है, यह ऐसा करता है अनुदान और रियायती ऋण प्रदान करके। ठीक है, जो अक्सर क्या होते हैं, ब्याज मुक्त यानी कि इंटरेस्ट फ्री होते हैं, या बहुत ज़्यादा कम ब्याज दर पर आपका दिए जाते हैं। ठीक है, इसका भी उपयोग कैसे करता है कोई देश, इसका भी उपयोग कोई देश अपने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के लिए आपका करता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका धन कहाँ से आपका प्राप्त करता है IDA, तो IDA धन विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए योगदान से आपका यह धन प्राप्त कर लेता है। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपका IDA, सबसे गरीब देशों को सहायता इस माध्यम से, और खर्चा कहाँ किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। किसकी संरचना की, विश्व बैंक की संरचना की। तो देखो IMF की संरचना अगर आपको याद है ना, तो यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहने का तो इसकी संरचना काफ़ी जटिल, लेकिन विभिन्न स्तर पर अगर हम इसके अंगों की बात करते हैं ना, तो बड़ा ही ईजी यहाँ पे भी आपको ढांचा देखने को मिलता है। दैट इज, पहला आपको मिलेगा क्या, बोर्ड ऑफ गवर्नर।
यहाँ पे जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे दैट इज 189 कंट्रीज, ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, मेंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी संस्था की तरह यहाँ भी जैसे IMF में, वैसे यहाँ भी बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है, संगठन का एक सर्वोच्च निकाय है, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करता है, हर साल बैठक करता है और विश्व बैंक की दो चीज़ों को क्या किया, नीतियाँ और गतिविधियों, ठीक है। क्या मैंने कहा, पॉलिसीज क्या होगी और एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ क्या होगी, इन दोनों बातों को निर्धारित करता है, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर सारे काम कर सकता है क्या, नहीं। तो इसी की वजह से हमने एक और बोर्ड बनाया, जैसा कि IMF में भी था, तो हम क्या कहते हैं, कार्यकारी बोर्ड, या फिर अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये क्या करता है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा ही आपका चुना जाता है। कितने लोग, आउट ऑफ 189, यहाँ पे 25 लोग आपका आते हैं और निर्माण करते हैं किसका, कार्यकारी बोर्ड का। ये क्या करता है, ये करता है विश्व बैंक का संचालन और ऋण और अनुदान को मंजूरी। तो क्या करेगा, ये करता है विश्व बैंक का संचालन, और मान लो विश्व बैंक को किसी को देना है ऋण या देना है क्या, अनुदान, अगर देना है क्या, अनुदान, तो इन दोनों की मंजूरी प्रदान करता है कौन, आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पार्ट क्या होता है आपका, अध्यक्ष, यानी कि क्या, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा ना, तो अध्यक्ष। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए क्या किया जाता है। अध्यक्ष क्या करता है, संगठन का प्रमुख होता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर और कार्यकारी बोर्ड जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर इसकी संरचना की बात करेंगे, आपको इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर्स भी मिलेंगे, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय भी अगर आपको पूछेगा ना विश्व बैंक की संरचना में, तो उसमें आ जाते हैं क्षेत्रीय कार्यालय भी, ठीक है दोस्तों। तो विश्व बैंक की दुनिया भर में अगर हम बात करें, 100 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल सेंटर्स, जो विभिन्न देशों में और उनके आपका अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, कामों का प्रबंधन यानी कि मैनेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी इसका संरचना। अब हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है कि भारत के साथ में IMF का संबंध कैसा था। तो 1944 से लेकर 2024 तक भारत और विश्व बैंक के संबंधों के बारे में अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे।